नमस्कार दोस्तों, रोहित है दोस्तों। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को स्टार्ट किए हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है और जो लेक्चर नंबर 1 हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं ये हम लोगों का ऑफिशियल मेल आईडी है। ये BPSC कंसेप्ट वाला @gmail.com। अगर कुछ इश्यूज होगा तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है और हम लोग का वेबसाइट है जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह का सीरीज चल रहा है। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोग मिथिला बेल्ट को खत्म करेंगे। कल परसों में हम डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। शेर शाह सूरी, दिल्ली सल्तनत एंड बिहार, मुगल एम्पायर एंड बिहार, बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। अगर आप देखेंगे तो इस बार पैटर्न चेंज कर रहा है, तो हो सकता है कि मेडिवल हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछ दे, 4 क्वेश्चन पूछ दे। जो ट्रिवियल एरिया है वहां से ना पूछ के कुछ थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा तो वो एक बाउंसर हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। अगर आप यूट्यूब को देखें या फिर आप कोई किताब देखें तो आप वीडियो नहीं पाएंगे। आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा, फैक्ट रटने टाइप का हो जाएगा। इसमें कोशिश ये रहेगा कि हम लोग बहुत अच्छे से इसको खत्म कर दे। पर कुछ डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये पाएंगे कि इसमें डेट कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोई किताब आपको कहेगा कि बख्तियार खिलजी 1193 में नालंदा को डिस्ट्रॉय करता है। कोई किताब कहेगा कि 1197-98 में डिस्ट्रॉय करता है। कोई भी क्रेडिबल सोर्स नहीं है। उसी में 19-20 करके हम लोग देखेंगे कि क्या सोर्स है। तो डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक लिटरेचर सोर्स नहीं है। तो आप यहां पर बच जाएंगे। फिर आप पूछेंगे कि आप जो वीडियो बना रहे हैं आपका सोर्स क्या है। तो देखिए, कम से कम 40 से 50 इंटरनेशनल पेपर के थ्रू हम लोग इसको बनाने का कोशिश किए हैं। पर वो जो इंटरनेशनल पेपर है उसका सोर्स क्या है, पहला आपके जहन में यह आना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है। ये जो इंटरनेशनल पेपर हैं ये बेसिकली 2-3 सोर्स से बने हुए हैं। एक रचना है राजनीति रत्नाकर और एक और रचना है जिसका नाम है कृत्य रत्नाकर। ये जो दोनों रचना है ये किसके द्वारा किया गया है? चंदेश्वर ठाकुर या कंडेश्वरा ठाकुर, इनके द्वारा ये रचा गया है। ये क्या हैं, कैसे हैं, अभी इसको हम थोड़ी देर में डिकोड कर लेंगे। देयर आर सम लिटरेरी सोर्सेस जो विद्यापति के द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, वहां से सोर्स लिए गए हैं। और ये जो इंटरनेशनल पेपर्स जो प्रोफेसर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं इनका सोर्स ये है। तो ये तीनों चीज कैसे होता है, विद्यापति का क्या रोल है, चंदेश्वर ठाकुर का क्या रोल है, इसको अभी हम लोग देख लेंगे। देखो, पहले जब हम मिथिला बेल्ट बोलेंगे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे। पहली बात, अगर अभी का आप मिथिला बेल्ट देखेंगे तो मिथिला वाला वो लोग है जो मैथिली भाषा बोलता है। कहाँ जाई छी, कहाँ आवई छी, है ना, जो छी छी करके बोलते हैं। बहुत रिच कल्चर है इनका। ये मुख्य रूप से इसका जो केंद्र रहा है वो दरभंगा रहा है। राज दरभंगा भी आएगा। तो अगर इस बेल्ट को अभी देखेंगे, प्रेजेंट समय में देखेंगे, तो यहां पर जिला कौन है? दरभंगा है। ये जिला कौन है? मधुबनी है। और एक जिला है समस्तीपुर। ये तीनों जिला मिलके दरभंगा डिवीजन बनाता है। आपको पता है कि बिहार कमिश्नरेट में बटा हुआ है। ये दरभंगा डिवीजन बन रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो नेपाल है, इधर देखें तो रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश है, नीचे देखें तो झारखंड है, इधर देखें तो वेस्ट बंगाल है। मेरे दोस्त, मेरी जान, अगर हम बोलेंगे कि मिथिला बेल्ट तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मिथिला बेल्ट का मतलब ये पूरा बेल्ट। ये पूरा बेल्ट मतलब ऊपर में नेपाल। तो इसका मतलब कि जब भी हम बात करेंगे, जो भी डायनेस्टी की बात करेंगे, तो उसका मतलब हो गया द पार्ट ऑफ द बिहार एंड द पार्ट ऑफ नेपाल। इसीलिए जो बेटी और रोटी का हमारा संबंध है वो नेपाल से आज से नहीं है, बहुत पहले से चल के आ रहा है। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग विच एवर द डायनेस्टी आई विल टॉक अबाउट, द मोमेंट आई विल से इट इज द मिथिला बेल्ट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट मिथिला बेल्ट डज नॉट मीन्स द प्रेजेंट डे मिथिला बेल्ट, इट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ द नेपाल टू। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड।
सो दिस होल बेल्ट वी विल टॉक अबाउट, ये पूरा बेल्ट का बात हम कर रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लो पकड़ो, कि फ्लो कैसे कैसे डायनेस्टी का कैसे कैसे हो रहा है। पहले एक डायनेस्टी रूल करेगा मिथिला बेल्ट में, क्लिक तुरंत कर जाना चाहिए कि नेपाल वाला पार्ट इंक्लूडेड है। कर्नाट डायनेस्टी आएगा, उसके बाद ओनवार डायनेस्टी आएगा। इस ओनवार डायनेस्टी को सगौना डायनेस्टी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बाद में पता चलेगा। उसके बाद खंडवाला डायनेस्टी आएगा, इसी को अब राज दरभंगा बोलते हैं। ये खंडवाला डायनेस्टी है। कुछ हिस्टोरियन और कुछ जो विद्वान हैं उनका कहना है कि इन लोग खांडवा के रहने वाले थे, जो मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसका नाम खंडवाला डायनेस्टी है। वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट निटी-ग्रिटी कि कहाँ के कौन रहने वाले हैं। कुछ विद्वान का कहना है कि ये ओइनी गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनका डायनेस्टी का नाम ओनवार डायनेस्टी है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। Let us start with the Karnata dynasty. My dear friends, first of all, you need to have a clear-cut understanding कि कर्नाटक डायनेस्टी कब से कब रूल कर रहा है। 1097 से लेके 1325 तक रूल कर रहा है। कोई कोई किताब 1324 कहेगा, 1326 कहेगा। डोंट गिव अ डैम टू दैट। 1097 से मोटा मोटी 1325 हम लोग स्टडी के रूप में ले रहे हैं। अगर उसी समय देखें तो दिल्ली में कौन रूल कर रहा है? 1000 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत रूल कर रहा है। मेरे दोस्त 1526 के बाद से क्या हो रहा है? आप देखिए कि 1761 आ जाएगा। 1761 तक कौन रूल कर रहा है मेरे दोस्त? अगर आप देख तो 1526 से 1761 के बीच में देखेंगे तो यहां पर कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा है? दिल्ली में कौन रूल कर रहा है? मुगल रूल कर रहे हैं। तो 1000 से 1526 की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब दिल्ली सल्तनत रूल कर रहा है। दिल्ली सल्तनत मतलब सलेम डायनेस्टी रूल कर रहा होगा, खिलजी डायनेस्टी रूल कर रहा होगा, तुगलक कर रहा होगा, लोधी डायनेस्टी रूल कर रहा होगा। इसका मतलब कि तुरंत ध्यान में रहना चाहिए कि जब कर्नाटक डायनेस्टी की बात हो रही तो 1097 से 1324 इज सबसेट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब कि सिर्फ डायनेस्टी का कोई रूलर होगा, कोई तुगलक डायनेस्टी का रूलर होगा, कोई खिलजी डायनेस्टी का रूलर होगा, कोई लोधी डायनेस्टी का होगा, मुगल डायनेस्टी नहीं होगा। आर यू ओके विद दिस? बात क्लियर हो गई यहां तक? तो कर्नाटक डायनेस्टी का 1097 में नींव रखा जाता है। कौन इसके फाउंडर हैं? फाउंडर का नाम है नान्यदेव। ये जो नान्यदेव हैं ये फाउंडर हैं। जब फाउंडर हैं, अगर आप कोई सल्तनत का फाउंडर बनाएंगे तो कैपिटल आपका इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कहां बनाएंगे? सिमरौनगढ़ कैपिटल बनाएंगे। सिमरौनगढ़ कहां पर है? नेपाल में। अभी के डेट में अगर आप देखें कि सिमरौनगढ़ कहां है तो नेपाल में अभी एक जिला है, 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेपाल, वहीं पे सिमरौनगढ़ को राजधानी बनाते हैं। ये जो जिला है सिमरौनगढ़, यहां पर एक पेड़ पाया जाता है, उस पेड़ का नाम है सिमर ट्री। तो सिमर ट्री के नाम पर सिमरौनगढ़ है। नान्यदेव न्यू रखते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथिला बेल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द नेपाल टू। सिमरौनगढ़ में अपनी राजधानी को रखते हैं और यहां पर कौन सा रूलर है? उसका नाम है नान्यदेव। ही इज द फाउंडर ऑफ द कर्नाटक डायनेस्टी। माय डियर फ्रेंड्स, देयर विल बी द फ्यू इंपॉर्टेंट रूलर्स जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। उसका जो सबसे प्रतापी रूलर है, उस प्रतापी रूलर का नाम है गंगदेव। अगर आप देखें कि गंगदेव वाज द फर्स्ट पर्सन एंड द मोस्ट एबल रूलर ऑफ द कर्नाटक डायनेस्टी एंड ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज व्यवस्था इन द मिथिला बेल्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज द अभी जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी विश्व का कौन है? भारत। सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन है? अमेरिका। प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करते हैं, पर जब डेमोक्रेसी का जन्म नहीं हुआ था उस समय बिहार की मिट्टी में लिच्छवी किंगडम था, लिच्छवी क्लैन था, जो रिपब्लिक था। तो हम लोग तो प्रणेता शुरू से रहे हैं। 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप अभी लेकर आते हैं। गंगदेव एक रूलर था जो मिथिला बेल्ट में पहली बार पंचायती राज सिस्टम का व्यवस्था लेकर आता है। द मोमेंट आई से दैट ही इज द मोस्ट एबल रूलर ऑफ द कर्नाटक डायनेस्टी, आई विल हैव टू सब्सटेंशिएट द फैक्ट। और सब्सटेंशिएट हम कैसे कर रहे हैं? इसलिए एबल रूलर है क्योंकि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करता है। कहां पर करता है? मिथिला वाला बेल्ट में कहता है। गंगदेव इसलिए प्रतापी रूलर है कि पहला इसका राजधानी कौन है? सिमरौनगढ़। सेकेंड कैपिटल किसको बनाएगा? दरभंगा को सेकंड कैपिटल बना देगा, जो कि भारत में है। भारत और नेपाल तो हमने और आपने लकीर खींचकर बनाया है। उस समय रूलर में कोई दिक्कत नहीं था। पहला राजधानी सिमरौनगढ़, दूसरा राजधानी दरभंगा बना देता है गंगदेव। इसलिए एक इंपॉर्टेंट रूलर है, प्रतापी रूलर है। इनके गंगदेव के नाम पर मधुबनी जो जिला है, यहां पर एक गांव है और उस गांव का नाम है गंगपुर। मधुबनी इनके नाम पर गांव है गंगपुर। अब ध्यान से देखिए कि इसका पहला रूलर कौन? नान्यदेव, महत्वपूर्ण रूलर। दूसरा रूलर कौन हम पढ़ेंगे? गंगदेव। तीसरा महत्वपूर्ण रूलर नरसिंहदेव
और चौथा महत्वपूर्ण रूलर हरसिंह देव। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जब हम हरसिंह देव बोलेंगे तो कोई कोई किताब या कोई कोई लिटरेचर इसको हरसिंह देव भी लिखता है, हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हरसिंह देव इज द सेम एज द हरसिंह देव। ये किस डायनेस्टी के हैं, किस क्लैन के हैं? दे आर राजपूत। क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में आपको पता चलेगा कि इनका जात जानना क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। बाद में ब्राह्मण रूलर्स आ जाएंगे, क्यों ब्राह्मण का विषयांतर होगा, कैसे ब्राह्मण का ट्रांसफर होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। हमने गंगदेव को देख लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द नरसिंह देव। अगर आप नरसिंह देव के बारे में देखेंगे तो नरसिंह देव के समय क्या हो रहा है, ये कब रूल कर रहे हैं? 1197-98 के समय रूल कर रहे हैं। अब देखिए 1197-98 में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो एक इन्वेजन हो रहा है बिहार में। वो इन्वेजन किसका हो रहा है? बख्तियार खिलजी का इन्वेजन हो रहा है। कल आपको बख्तियार खिलजी के बारे में बहुत शानदार बताएंगे, आपके पोर्टल पर वीडियो अपलोड रहेगा, मजा आ जाएगा आपको। बख्तियार खिलजी इन्वेड कर रहा है। बख्तियार खिलजी इन्वेड कर रहा है तो पहले कहां से इन्वेजन स्टार्ट करता है? बख्तियार खिलजी आप देखेंगे कि करमनासा नदी को पास करते हुए पहला इन्वेजन स्टार्ट कर रहा है और पटना में इन्वेड कर रहा है, मनेर के पास इन्वेड कर रहा है। मनेर को इन्वेड करने के बाद बख्तियार खिलजी कहां पहुंचता है? उदंतपुर पहुंचता है। उदंतपुर इज द प्रेजेंट डे बिहार शरीफ। उदंतपुर के बाद वो कहां पहुंचता है? बंगाल पहुंचता है। और बंगाल कब पहुंच रहा है? 1203 और 4 एडी में बंगाल पहुंचता है। बंगाल विजय करना चाहता है। बंगाल विजय करने के बाद ये फिर तिब्बत की तरफ निकलता है। चुंबी वैली में युद्ध होता है, 1206 में हार जाता है। जो तिब्बत जो अभी ऑटोनोमस रीजन है उस समय चीन का पार्ट था, 1206 में हारता है, अवसाद में चला जाता है और फिर इसकी हत्या अली मर्दान द्वारा कर दी जाती है। इस कहानी पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस पे हम कल खूब डिटेल में आएंगे, पूरा कहानी नुमा स्ट्रक्चर में बताएंगे। मेरे दोस्त, जब वो मनेर पे इन्वेड किया, बिहार में इन्वेड कर गया। उदंतीपुर इन्वेड किया, इसका मतलब बिहार शरीफ में इन्वेड कर गया। उस समय मिथिला की तरफ उसका आंख पड़ता है। मिथिला में एक बहुत प्रतापी राजा रूल कर रहा है, एक बहुत धनी राजा रूल कर रहा है, उसका नाम है नरसिंह देव। नरसिंह देव किसका है? कर्नाटक डायनेस्टी का रूलर है। नरसिंह देव पर चढ़ाई कर देगा बख्तियार खिलजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जब बख्तियार खिलजी इन्वेड कर रहा है बिहार में, तो मिथिला बेल्ट में कौन सा रूलर रूल कर रहा है? कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा है? तो कर्नाटक डायनेस्टी रूल कर रहा है। कौन सा रूलर रूल कर रहा है? तो नरसिंह देव रूल कर रहा है। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नरसिंह देव को हरा देगा और नरसिंह देव के हराने के बाद इनको नजराना तय कर देगा। नजराना का मतलब होता है कि आप तय कर दिया कि महीना में आप हमको 20,000 रुपया दीजिएगा और यही रंगदारी टैक्स तय कर दिया जाता है। इसको आप रंगदारी टैक्स कह सकते हैं, नजराना मान लेता है। ये है उसका हिस्ट्री बख्तियार खिलजी का, हम लोग कल इसको देखेंगे। अब ध्यान से अगर आप देखो तो सबसे जो लास्ट रूलर है वो है हरसिंह देव। हरसिंह देव बहुत ही लिटरेरी व्यक्ति हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, एंड ही इज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी। अगर हम बोलते हैं कि लिटरेरी रूलर है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। तो जो कंडेश्वरा ठाकुर हैं, जिसको आप चंदेश्वरा ठाकुर भी बोलते हैं, इन्हीं के रेन में थे, इन्हीं के कोर्ट पोएट हैं। और ये जो रचना लिख रहे हैं वो किस भाषा में लिखते हैं? संस्कृत में लिख रहे हैं। कौन कौन सी रचना है? एक है राजनीति रत्नाकर जो पहले बताए, और दूसरा जो है वो है कृति रत्नाकर या कृति रत्नाकर। अब देखो हरसिंह देव के समय में दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? दिल्ली सल्तनत चल रहा है। यहां पर एक रूलर है, उस रूलर का नाम है तुगलक डायनेस्टी है। जब तुगलक डायनेस्टी को देखते हैं कि यहां पर दिल्ली में बैठा हुआ है तुगलक, यहां पर है बंगाल। बंगाल का रूलर चैलेंज कर दे रहा है तुगलक को। दिल्ली का सुल्तान दिल्ली में बैठा हुआ है, वो बिहार उहार पर ध्यान नहीं देता है, उसको कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली का सुल्तान है, वो वेस्ट से परेशान है, उधर से जो इन्वेजन हो रहा है उसी से वो परेशान है। अंत में उसको पता चलता है कि बंगाल में डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ का दिल्ली का उस समय सुल्तान है घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक एक अभियान पर निकलते हैं और उस अभियान का नाम है बंगाल अभियान। बंगाल अभियान को निकल रहे हैं, यहाँ बंगाल है, बीच में यहाँ पे कौन पड़ जाएगा? अपना मोहब्बत पड़ जाएगा, बिहार पड़ जाएगा। यहाँ पर कौन सा बेल्ट है? मिथिला बेल्ट पड़ जाएगा। मिथिला बहुत उस समय रिच जगह है, रिच किंगडम है। मिथिला का किंगडम उस समय जब घियासुद्दीन तुगलक अभियान पर निकल रहा है, कर्नाटक वंश है, कर्नाटक वंश का हरसिंह देव वहां पर रूल कर रहा है। अब हरसिंह देव पर वो चढ़ाई करेगा। जब हरसिंह देव पर चढ़ाई करेगा तो कहा जाता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि हरसिंह देव नेपाल भाग जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक लिटरेचर कहता है कि हरसिंह देव बहादुरी से लड़ते हैं और अपने सैनिकों को बचाने के लिए नेपाल एस्केप कर जाते हैं, पर बहुत बहादुरी से लड़ते हैं घियासुद्दीन तुगलक से। हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। रूलर कौन? हरसिंह देव। हरसिंह देव नेपाल भाग गए तो यहां पर क्या हो गया? गद्दी वैकम हो गया, खाली हो गया गद्दी। मेरे दोस्त मेरी जान, अभी हम आपको जब ऋग्वेद पढ़ा रहे थे तो बताया कि 1 नंबर पे कौन रूल कर रहा है?
किंग है। जो नंबर 2 पोजीशन पर कौन है? पुरोहित है। जैसे कि हमने आपको वशिष्ठ को बताया कि वो पुरोहित हैं, विश्वामित्र को बताया कि पुरोहित हैं, ही इज द चीफ एडवाइजर टू द किंग। किंग के एब्सेंस में वही राजा हैं, वही सलाह दे रहे हैं। द मोमेंट दिस फेलो एस्केप टू द नेपाल, नेपाल के साथ हमारा बेटी और रोटी का संबंध है। सिमरौनगढ़ उसका कैपिटल है। मिथिला छोड़ के भाग जाता है नेपाल, यहाँ पर वैकम हो गया। अब घियासुद्दीन तुगलक क्या करेगा? अब घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का राजा है, बिहार का राजा तो है नहीं। वो क्या करेगा कि यहाँ का जो इनका पुरोहित है, उस पुरोहित का नाम है कामेश्वर ठाकुर। जो कामेश्वर ठाकुर हैं, इनको बोलेगा कि अब तुम गद्दी संभालो, ऐसे भी तुम सेकंड मैन हो, तुम सेकंड पर्सन इन द इंचार्ज हो। पुरोहित इज द सेकंड पर्सन। कामेश्वर ठाकुर को राजगद्दी बना देगा मिथिला का। कामेश्वर ठाकुर जो हैं, ही इज द प्रिस्ट ऑफ हरसिंह देव, ही इज अपॉइंटेड एज द किंग ऑफ मिथिला बाय घियासुद्दीन तुगलक ड्यूरिंग हिज इन्वेजन टू द बंगाल विच इज कॉल्ड एज द बंगाल अभियान। दोस्तों, ये जो कामेश्वर ठाकुर हैं, एक नया वंश की स्थापना कर देंगे। इनका नाम है ओइनवार डायनेस्टी। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है, अगर आप रोमिला थापर का किताब पढ़ेंगे, ललित नारायण झा का किताब पढ़ेंगे, ललित नारायण झा अपने इंटरनेशनल पेपर में ये लिखते हैं कि ये ओइनवार डायनेस्टी जो पुरोहित थे, ये ओइनी गांव के थे, और ओइनी गांव जो है हरसिंह देव इनको जागीर के रूप में दिया हुआ था, इसीलिए ओइनवार डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। तो कामेश्वर ठाकुर एस्टैब्लिशेस विच डायनेस्टी? ओइनवार डायनेस्टी। अब ये कौन से जात के होंगे? ब्राह्मण होंगे, पंडित होंगे। ये कौन पे था? क्योंकि पृष्ठ हैं। पहले कौन रूल कर रहा था? क्षत्रिय डायनेस्टी रूल कर रहा है, राजपूत डायनेस्टी रूल कर रहा है। अब पंडित जो हैं, यहां से आप देखिएगा कि पंडितों का आगमन होता है मिथिला के बेल्ट पे, और ये अब उसकी गद्दी पर बैठ जाएंगे। और इस तरह से कामेश्वर ठाकुर जो है न्यू रख देंगे ओइनवार डायनेस्टी का। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ओइनवार डायनेस्टी का जो न्यू हो रहा है, 1324 में घियासुद्दीन तुगलक अटैक कर रहा है, 1325 से 1556 तक ओइनवार डायनेस्टी मिथिला बेल्ट में रूल करना स्टार्ट करेगा। तो ओइनवार डायनेस्टी, कामेश्वर ठाकुर, कुछ किताब कुछ और ठाकुर का नाम बोलेगा, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो हैं इस चीज को मान के चलते हैं कि कामेश्वर ठाकुर जो है ओइनवार वंश का न्यू रखेंगे। यहां पर तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। एक इंपॉर्टेंट रूलर है कामेश्वर ठाकुर, उसके बाद आ जाएंगे भुजेश्वर ठाकुर, गणेश्वर ठाकुर, फलाना ढिमकाना, ये वो सब आएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आ जाएगा मेरे दोस्त, उस इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है शिव सिंह। बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है, और शिव सिंह क्या करेगा? अपने आप को चैलेंज स्टार्ट करेगा, चैलेंज देना स्टार्ट करेगा, तुगलक से लड़ना स्टार्ट करेगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग बनाना स्टार्ट करेगा। और शिव सिंह के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल अकाउंट पता चलता है। इनका एक कोर्ट पोएट है जिसका नाम है विद्यापति। मेरे दोस्त, मेरी जान, इस चीज को याद रखिएगा। विद्यापति क्या है? विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल भी बोलते हैं, कवि कोकिल। ही इज कॉल्ड एज द मैथिली कवि कोकिल। विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1352 एडी में। कहां पर जन्म हुआ? मधुबनी के बिस्फी जिला में, बिस्फी जगह पे हुआ। ये इनका देहांत कब हो रहा है? 1448 में। बिस्फी के बारे में अगर आपको ध्यान हो ना, तो एक लड़की यहां से चुनाव लड़ी थी, उसका क्या नाम है? पुष्पम प्रिया चौधरी। अंग्रेजी मीडियम, एकदम अंग्रेजी बोलती है आप ही लोग की तरह, एकदम विदेशी धड़ाधड़ है ना, एक्सेंट के साथ। पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री बनने चली थी प्लूरल्स पार्टी की, है ना। जहाँ जाए प्रचार में युवा सब पागल हो जाए, एकदम धक्का धुक्की करना स्टार्ट करे पुष्पम प्रिया चौधरी को देखने के लिए। वोट दिया नहीं। वोट तो बिहारी जनता सब बहुत होशियार होता है, वो तो वहीं देगा जहाँ उसका मन है ना। तो वोट दिया नहीं, इनका नोटा से भी कम वोट आया यहाँ पर। ये चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए चुनी थी क्योंकि बोल रही थी कि हम विद्यापति के जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, उसको आगे बढ़ाएंगे। नोटा से कम वोट आया, जमानत जब्त हो गया। मेरे दोस्त, मेरी जान, शिव सिंह के कोर्ट में हैं, और शिव सिंह के कोर्ट में रहने के बाद ही इज ऑफन, इतना इनकी रचना अच्छी है कि इनकी कंपेरिजन दांते से की जाती है। कहाँ के हैं ये? इटली के हैं, है ना, शॉशर इन इंग्लैंड। इनकी रचना इतनी कालजयी है कि हम लोग इनसे इसका कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं कि इनकी रचना इतनी कालजयी है। दोस्तों, तो फिर आप बोलेंगे कि इसकी रचना सबसे कालजयी कौन है? तो इनकी रचना का नाम है कीर्ति लता। एक रचना इनकी है कीर्ति पटाका। ही इज ऑफन कंपेयर टू द दांते इन इटली एंड द सॉसर इन इंग्लैंड। और इनकी एक और कालजयी रचना है, उसका नाम है भू परिक्रमा। भू मतलब धरती, अंग्रेजी मीडियम, अर्थ, एंड परिक्रमा मीन्स टू टेक द सर्कमफेरेंस, है ना, चक्कर काटना। आप लोग को सब समझ में आएगा। भू मतलब धरती, ठीक है।
एक और इसका इंपॉर्टेंट रूलर है इसी डायनेस्टी में, उनका नाम है भाव सिंह देव। भाव सिंह देव क्यों इंपॉर्टेंट है? भाव सिंह देव के समय एक बहुत ही ओइनवार किंग हैं। इनके समय एक, अगर आप थोड़ा सा भी अगर मिथिला वगैरह में बेल्ट में रहे होंगे ना, तो गोनू झा की रचना बड़ा फेमस होती है। गोनू झा इज कॉल्ड एज द बिरबल ऑफ द मिथिला बेल्ट। ही इज कॉल्ड एज द बिरबल ऑफ द मिथिला बेल्ट। जैसे अकबर बिरबल की कहानी होती है, कोई भी समस्या है गोनू झा से पूछे, गोनू झा की बहुत कहानी मशहूर है। ही इज कॉल्ड एज द बिरबल ऑफ द मिथिला बेल्ट। मेरे दोस्त, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाकार हुए इस समय में, गणेश उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय। ये किसके समय में हैं? ये सारे शिव सिंह के समय में हैं। और उपाध्याय, ठीक है, भाव सिंह देव के समय में है, ओइनवार डायनेस्टी के समय में है। ओइनवार डायनेस्टी इसको बहुत आगे बढ़ाता है और हम लोग के लिए यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे कि दरभंगा राजवंश का क्या कैसे होता है, ओइनवार डायनेस्टी का अगर आप ध्यान से देखो, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब देखो कि सिकंदर लोधी आ गया है। अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत चल रहा है, लोधी आ गया है। लोधी देखता है कि यह बेल्ट बहुत ही मशहूर है, पर बहुत ही रिच बेल्ट है, पर हमको टैक्स प्रॉपर नहीं मिल रहा है। 1526 में सिकंदर लोधी आक्रमण कर देगा। कौन डायनेस्टी अभी रूल कर रहा है? अभी आपको हमने बताया कि ओइनवार डायनेस्टी रूल कर रहा है। ओइनवार डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर है उसका नाम है लक्ष्मीनाथ सिंह देव। ही इज द लास्ट रूलर। लक्ष्मीनाथ सिंह देव पर कौन अटैक किया? सिकंदर लोधी अटैक किया। लक्ष्मीनाथ सिंह देव बहुत बहादुरी से लड़ेंगे एंड ही गॉट किल्ड, मर जाएंगे। अब जब किल्ड हो गए, वैकम हो गया। जब वैकम हो गया तो सिकंदर लोधी अपना साला को इसका राजा बना देता है। साला का क्या नाम है? अलाउद्दीन। अब आप ध्यान से देखो, बेल्ट कैसा है? ब्राह्मणों का बेल्ट है। पहले कौन रूलर था? राजपूत रूलर था, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। अब बीच में कौन आया? ब्राह्मण रूलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी भी आप देखते हैं जैसे औरंगाबाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और राजपूत बहुल्य कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो राजपूत ही वहाँ पे सांसद बनेगा। दरभंगा देखिएगा तो ब्राह्मण बनेगा, बेगूसराय देखिएगा तो भूमिहार बनेगा, अगर आप ये देखेंगे मधेपुरा देखेंगे तो यादव बनेगा। जो भी बहुल्य जनता रहेगा वो देखेगा कि अगर हमारे कास्ट का आदमी है तो एक अच्छा वो कनेक्शन फील करता है। इसीलिए तो कास्टिज्म इतना दिन है। अगर कोई हिंदू है, हिंदू रूलर दिल्ली की सल्तनत पर बैठा हुआ तो अच्छा कनेक्शन अपने आप को फील करता है। मुसलमान जनता है, मुसलमान रूलर बैठा हुआ तो अपने आप को कनेक्शन स्थापित कर पाता है। एक मानव स्वभाव है जो कि गलत स्वभाव है। ऐसा होता है कि अब ये जनता कैसा? ब्राह्मण। रूलर कौन बना? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन मेरा बड़ा पसंदीदा आदमी है। अलाउद्दीन जो है ना, इसका दो चीज़ कैरेक्टरिस्टिक है। एक चीज़ का ये दीवाना है वो है नाच, और दूसरा चीज़ का जो दीवाना है वो है जाम। नाच मीन्स ऑर्केस्ट्रा, इंग्लिश मीडियम आप लोग के लिए, और जाम मतलब वो तो आपको समझ रहे होंगे। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन उसी तरह का है जैसे कि अगर मानते हैं कि कोई लड़की है, ठीक है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड आप बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण की तरह लगती है, भाई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला तुम कनॉट प्लेस पे घूमने चले गए, साउथ दिल्ली की कोई लड़की तुमको दिख गई, हो सकता है वो लड़की कैटरीना कैफ की तरह लगे, दिक्कत है ना। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप बोलते हैं कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो गीता गोपीनाथ है, इतना इंटेलिजेंट है कि गीता गोपीनाथ है, भाई तो गीता गोपीनाथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी और की गर्लफ्रेंड होगी, बीवी होगी, वो इंदिरा नूई होगी, दबा दी। पर एक लड़की सुंदर भी उतनी ही हो और साथ साथ इंटेलेक्चुअली साउंड भी उतनी ही हो, मेरे बंधु मेरी जान, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसको छोड़ना नहीं है। अगर ऐसी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए ना तो अपना 2-4 उल्टा दहेज दे दो, है ना, 2-4 बीघा निकाल के उसको दहेज दे दो। जीवन भर तुम ही भाई गीता गोपीनाथ बनो, इस सर्दी में आराम से घर पे सूतोगे, दिन भर कमाएगी, है ना। तुम ही भैया आगे बढ़ो, तुम ही फेमिनिज्म का झंडा उठाओ। अब कुछ लोग लड़की बोलेंगे मिसोजिनिस्ट हो, इट होल्ड गुड फॉर द बॉयज ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे लड़की की जगह लड़का कर लीजिएगा और बाकी अपना हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसी तरह से अलाउद्दीन का क्या है? अलाउद्दीन खतरनाक आदमी है। अलाउद्दीन को नाच चाहिए, जाम चाहिए। अब जब नाच और जाम चाहिएगा तो जो रिच बेल्ट है मिथिला का, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। खत्म आदमी नाच और जाम में व्यस्त है तो टैक्स कलेक्शन क्या हो गया? पुअर हो गया। मिथिला किससे डोमिनेटेड है? मिथिला ब्राह्मणों से डोमिनेटेड है। रूलर कौन है? मुसलमान है। आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा, लोग विद्रोह करना स्टार्ट करेंगे। जो छोटे मोटे रूलर हैं वो विद्रोह का झंडा उठा लेंगे। अकबर द ग्रेट इसलिए है क्योंकि अकबर बुद्धिमान है।
अकबर होशियार है, अकबर को इस चीज़ का पता चल जाता है कि बड़ा दिक्कत हो रहा है। अकबर का रेन स्टार्ट होता है। अकबर पहला काम करता है कि अब देखिए 1526 के बाद ये बैठाएगा। अकबर का रेन कब है? मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 1556 से लेकर 1605 के बीच में अकबर का रेन है। भाई 1526 से लेकर 56 तक कियोस का एटमॉस्फेयर है। बड़ा मुश्किल का समय चल रहा है मिथिला बेल्ट के लिए, तहस नहस चल रहा है। भाई अपना राजा अपना व्यस्त है, प्रजा अपने में व्यस्त है, प्रजा विद्रोह कर रहा है। अकबर का समय आ जाएगा और अकबर 1557 में दरभंगा को एक चीज को नब्ज समझता है कि यहाँ पर हमको एक ब्राह्मण को ही राजा बनाना पड़ेगा। और ब्राह्मण को राजा बनाने के लिए वो क्या करेगा? महेश ठाकुर को यहाँ का किंग बना देगा। दोस्त, किस चीज के लिए बना रहा है? प्रॉपर टैक्स कलेक्शन के लिए बना रहा है। जो कियोस है उससे निपटने के लिए बना रहा है, और जो इंटरनल रिबेलियन हो रहा है उससे बचने के लिए अकबर बना रहा है। अकबर महेश ठाकुर को बना दिया, और ये महेश ठाकुर जो हैं ये ब्राह्मण हैं। और महेश ठाकुर देखो कोई लिटरेचर इनको राजपूत भी दिखाएगा, हम लोग को उसमें नहीं पढ़ना है। मोटा मोटी जो मैक्सिमम हिस्टोरियन जिससे सहमत हैं हम उसको लेके चल रहे हैं। और ही इज द फर्स्ट किंग ऑफ खंडवाला डायनेस्टी। ठीक है, ही इज द फर्स्ट किंग ऑफ द खंडवाला डायनेस्टी। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही दरभंगा फोर्ट है। और इसी दरभंगा फोर्ट को अगर आप देखेंगे तो इसका आकृति रेड फोर्ट की तरह है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड फोर्ट ऑफ बिहार। दरभंगा राज का है ये। अगर आप देखेंगे तो ये है नौलखा पैलेस। नौलखा पैलेस क्या है, कैसे है, अभी हम बाद में आपको दिखाएंगे। दिस इज द नौलखा पैलेस। यहाँ पर लक्ष्मेश्वर पैलेस है, लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा बनाया हुआ है, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये पता होना चाहिए कि भी लक्ष्मेश्वर पैलेस है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको रूलर लगता है इंपॉर्टेंट जो है वो है लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह शाह खर्ची में इनका कोई तुलना ही नहीं है। रंगीन आदमी है और बड़ा क्रांतिकारी आदमी है, बड़ा काम करता है लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह 1874 में अगर आप देखोगे तो 1874 में एक रेलवे लाइन का स्थापना करते हैं। उस रेलवे लाइन का नाम क्या है? तिरहुत रेलवे नाम है। और तिरहुत रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? पटना के पास एक जगह है मोकामा। मोकामा से अपने पैलेस तक वो रेल लाइन बिछा देते हैं और बहुत कम समय में वो तिरहुत रेलवे का निर्माण कर देते हैं। एक अपना जो ये लक्ष्मेश्वर पैलेस है बड़ा नामी पैलेस है, इसका नाम है आनंद भवन पैलेस भी इसको आप बोलते हो। और ये आनंद भवन पैलेस जो है 1880 में बनाते हैं लक्ष्मेश्वर सिंह। पर लक्ष्मेश्वर सिंह क्रांतिकारी आदमी है, मजबूत आदमी है। अगर आप देखेंगे कि 1880 की बात हो रही है तो 1888 में देखिएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात चलेगी। 1888 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी चौथा बैठक कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में हो रहा है। इलाहाबाद वाला बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई नॉन इंडियन इसका अध्यक्ष बन रहा है और उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज ह्यूल। जॉर्ज ह्यूल बड़े प्रतापी आदमी हैं और जॉर्ज ह्यूल को अगर आप तो पहले नॉन इंडियन जो जॉर्ज ह्यूल हैं ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ह्यूल एंड कंपनी के मालिक हैं। और पहले नॉन इंडियन व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और ये बहुत बड़े इंडिया के भक्त हैं, बहुत बड़े इंडिया के सपोर्टर हैं जॉर्ज ह्यूल। जब ऐसा होता है तो कांग्रेस जो है अभी की तरह मोदी जी का सभागार की तरह नहीं होता था, एक छोटा सा बैठकी होता था, यहीं पे कांग्रेस के लोग बैठते थे, मॉडरेट लीडर लोग रहता था और बैठ के डिसाइड हो गया कि कैसे कैसे क्या करना है। पर जब जॉर्ज ह्यूल की बात हुई तो इसका मतलब कि ही इज द फर्स्ट नॉन इंडियन एंड द यूरोपियन टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब ऐसा होता है तो अंग्रेज लोग इसको बोलता है कि ह्यूल एंड कंपनी का ये मालिक है, बड़ा आदमी है। यूरोपियन में जब इसको सपोर्ट बेस बढ़ेगा तो ये ह्यूल एंड कंपनी के जब मालिक हैं तो जाकर लंदन में जाएंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास जाएंगे, वहां की जनता को जागरूक करेंगे और बोलेंगे कि भारतीयों पर खतरा मंडरा रहा है। यहां पर एक रूलर है, कॉर्पोरेशन जो बन रहा था उसका नाम है ऑकलैंड केल्विन। ऑकलैंड केल्विन क्या कहता है कि हम आपको परमिशन लास्ट टाइम में कैंसिल कर देता है ऑकलैंड केल्विन। ऑकलैंड केल्विन के साथ जो उस समय सर सैयद अहमद खान थे ये भी मिल जाते हैं और इन लोग मिलके जो इलाहाबाद में परमिशन मिला हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठकी का उसको कैंसिल कर देते हैं। बोलते हैं कि अब आप बैठक नहीं कर सकते हैं। ये बात को लेकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर हैं वो लक्ष्मेश्वर सिंह के पास जाते हैं। लक्ष्मेश्वर सिंह के बारे में आपको बताया कि बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े पॉपुलर हैं, बड़े शाह खर्च हैं और बड़ा संपत्ति है इनके पास। लक्ष्मेश्वर सिंह बोलते हैं कि कैसे बैठक होगी, तो बोलते हैं कि फार्म हाउस की जरूरत पड़ेगी। अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो इसको कहा जाता है लॉथर कैसल, एक तरह से फार्म हाउस है जहाँ पे हम बैठेंगे। तो इलाहाबाद में लक्ष्मेश्वर सिंह
एक लॉथर कैसल खरीद देते हैं कि ठीक है, तुम अंग्रेजी चीज पर परमिशन नहीं दोगे, अंग्रेज की जो हुकूमत है उसके जो प्रॉपर्टी है तुम उस पर परमिशन नहीं दोगे, हमने फार्म हाउस खरीद के दे दिया, लॉथर कैसल खरीद के दे दिया, यहां पर बैठक होगी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो चौथा बैठक होता है उसमें बिहार का योगदान है, बिहार के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह का योगदान है, वो जगह देते हैं, और जब वो जगह देते हैं तो परमिशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। द परमिशन ऑफ दिस फेलो ऑकलैंड केल्विन एंड द सर सैयद अहमद खान वाज थ्रोन इनटू द डस्टबिन, और इस तरह से लॉथर कैसल का निर्माण होता है, लॉथर कैसल लक्ष्मेश्वर सिंह का होता है, और यहीं पर चौथा कांग्रेस का अधिवेशन होता है। देश का इतिहास बिहार का इतिहास है। अब देखो यहां पर एक रामेश्वर सिंह आ गए। रामेश्वर सिंह के बारे में हम बताना भूल गए कि रामेश्वर सिंह भी बड़े रंगीन टाइप के आदमी हैं, बड़े शाहखर्च आदमी हैं। रामेश्वर सिंह का बेटी का शादी था, तो नौलखा जो पैलेस है ये कहां पर है? दरभंगा मत मार दीजिएगा, मधुबनी में है। तो ये सारा बेल्ट केवल दरभंगा राज का मतलब ये नहीं होता कि केवल दरभंगा, भाई वो पूरा मिथिला वाला बेल्ट में इनका कब्जा है, जो नेपाल उपाल बता रहे थे वो सारा में इनका कब्जा है, वहाँ भी इनका प्रॉपर्टी है। तो मधुबनी में नौलखा पैलेस है, और नौलखा पैलेस जो है राजा रामेश्वर सिंह अपनी बेटी का शादी करने के लिए बनाए थे, और उसको गिफ्ट भी देते हैं। मेरे दोस्त मेरी जान, इस चीज़ का ख्याल रहे कि ये कब बनता है? 1919 में बनता है, और ये बहुत उद्योग लगाने के लिए फेमस है। रामेश्वर सिंह इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत फेमस है, चीनी मिल का उद्योग लगाते हैं और कॉटन टेक्सटाइल वगैरह का बहुत उद्योग लगाते हैं, तो रामेश्वर सिंह उसके लिए फेमस है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है जिसको आप दरभंगा फोर्ट के नाम से जानते हैं वो है कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह का जो टाइटल है वो महाराजा धीराज है। ये हेलीकॉप्टर से चलते थे, और भारतीय राजनीति पर इनका बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ है। अगर आप देखेंगे तो कामेश्वर सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर हैं। ही वॉज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम 1952 से 1962, अपर हाउस और लोअर हाउस मिला के 52 से 62 तक के रामेश्वर सिंह महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह इसके सदस्य रहे हैं। ये जो दरभंगा फोर्ट आप देखते हैं, दरभंगा फोर्ट जिसको आप लाल किला ऑफ द बिहार बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और इसी के अंदर रामबाग पैलेस है जिसको आप रामबाग फोर्ट भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दरभंगा फोर्ट को केवल याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ये एक और फोर्ट बनाते हैं जिसका नाम है नरगौना पैलेस, और नरगौना पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि नरगौना पैलेस जो है अभी खूब न्यूज़ में रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अर्थक्वेक का एक सेंटर बना रहे हैं। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक का सेंटर बना रहे हैं, अर्थक्वेक क्लिनिक इसका नाम दिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जो अर्थक्वेक क्लिनिक का जो कंसेप्ट दे रहे हैं, अभी प्रेजेंट में 3 जगह स्टार्टेड है, पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में। पर मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट है कि 3800 जिला में हम लोग अर्थक्वेक क्लिनिक बनाएंगे। अर्थक्वेक क्लिनिक क्यों बनाना जरूरी है कि बिहार का मोस्ट ऑफ द एरिया है जो अर्थक्वेक जोन 4 में आ जाता है। हम विषयांतर हो रहे हैं, पर इसलिए विषयांतर हो रहे हैं कि नरगौना पैलेस से ही ये कंसेप्ट जो अर्थक्वेक क्लिनिक का इंस्पायर्ड है। नरगौना पैलेस जो है इसको आप व्हाइट पैलेस ऑफ बिहार भी बोलते हैं, संगमरमर से बना हुआ है। साथ में ये भूकंप विरोधी था, अवरोधी या जो भी उसको बोलते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट था। इट वॉज एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। तो यहीं से हम लोग टिप्स लिए हुए हैं और यहाँ से बना रहे हैं। तो नरगौना पैलेस कामेश्वर सिंह बनाते हैं। इन्हीं के नाम पर आप देखिएगा कि दरभंगा में उड़ान योजना के तहत, आपको पता है कि उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत बहुत सस्ता में आप रीजनल कनेक्टिविटी कर रहे हैं, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी कर रहे हैं। इनके पास अपना हेलीकॉप्टर था और उसी हेलीकॉप्टर से ये आते जाते थे। तो कामेश्वर सिंह के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से मिथिला बेल्ट का अगर कोई भी